हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल देश में है। ठीक है, अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले नेपाल और चाइना की एक संयुक्त घोषणा हुई। नेपाल और चाइना की एक संयुक्त घोषणा हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो पहले 8,848 थी, अब इसको संशोधित कर दिया है और कितना कर दिया है? 8,848.86 मीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है 8,848 मीटर 86 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर, यानी एक द्वीप पे स्थित है वो, और वो भारत का सबसे बड़ा नगरों में से एक है। कौन सा है? पणजी, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई या रामेश्वरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? मुंबई। यानी एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। यहाँ पे देखो, अगर द्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर ज्यादा बड़ा द्वीप है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर की जो नगरीय आबादी है, नगरीय क्षेत्र है, वो इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई का नगरीय क्षेत्र है। उस द्वीप पे नगरीय क्षेत्र जो मुंबई, क्योंकि मुंबई तो पूरा ही नगरीय क्षेत्र है, जबकि पोर्ट ब्लेयर का एक लिमिटेड एरिया ही नगरी है, इस कारण इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो मुंबई है ये आपको पता ही है किस द्वीप पे बसा हुआ है। जो मुंबई जिस द्वीप पे बसा है उसका नाम है सालसेट द्वीप। क्या है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पे मुंबई शहर बसा हुआ है और ये दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? यानी उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें आती है, वो किस तट के सहारे वर्षा करती है? ये उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें वही पवनें हैं जो लौटते मानसून की पवनें होती है ना। जो लौटते मानसून की पवनें कहाँ पे वर्षा करती है? तो हमें पता है कि ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पे बसे, क्षिप्रा नदी के तट पे बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? यानी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है कौन सा शहर है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है? नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग। यहाँ पे जो ऑप्शन है इन सारी ही जगह कुंभ के मेला लगता है। ठीक है, लेकिन इनमें से क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सूरत है ना, वो किस नदी के सहारे बसा हुआ है? किनारे बसा हुआ है? नर्मदा के, ताप्ती के, मांडवी के या भीमा के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? कोच्चि में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की जाएगी? कोलकाता में शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये प्रश्न एग्जाम में भी आया हुआ है 2021 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये कहाँ, किस नदी में किया जाएगा अंडर वाटर मेट्रो? तो ये हुगली नदी है ना, जो कोलकाता बंगाल से होके बहती है, वहाँ पे ये प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिचवरम मैंग्रोव, पिचवरम नाम का मैंग्रोव है वो किस राज्य में है? मैंग्रोव वन वो होते हैं जो समुद्र के किनारे, या यूँ कहे कि जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है तो स्थल और समुद्र का जो संक्रमित क्षेत्र होता है वहाँ पे जो वन उगते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। तो पिचवरम मैंग्रोव वो किस राज्य में? तमिलनाडु में है, बिहार में, राजस्थान में, यूपी में? तो इसका आंसर लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बाकी जो 3 स्टेट दे रखे हैं, बिहार, राजस्थान और यूपी, ये तो स्थलबद्ध राज्य है, जबकि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो समुद्र से किनारा लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पिचवरम मैंग्रोव कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान,
विक्टोरिया नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क या लॉर्ड कर्जन नेशनल पार्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? यानी बाकी तीन तो वो शंकुधारी वन के वृक्ष है, लेकिन एक है जो शंकुधारी वन का वृक्ष का उदाहरण नहीं है। तो स्पर्श, लार्च, फर या महोगनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महोगनी वृक्ष है ना, वो शंकुधारी वन नहीं होके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ना। कौन सा वन है? महोगनी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और बाकी स्पर्श, लार्च और फर ये वन है ना, ये किस श्रेणी में आते हैं? शंकुधारी वन की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महोगनी। महोगनी किस प्रकार का है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। जबकि स्पर्श, लार्च और फर ये कौन से हैं? शंकुधारी वन के उदाहरण है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड है ना, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई, 85 में की गई, 87 में की गई, 89 में की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई। कब की गई? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। कब की गई? 1987 में। कब की गई? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? यानी पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला राज्य भारतवर्ष में तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, बिहार, गुजरात या सिक्किम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला जैविक कृषि वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम पहला जैविक कृषि वाला राज्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नामचिक, नामरुक और डिंगराक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? नामचिक, नामरुक और डिंगराक नाम के कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में, असम में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नामचिक, नामरुक और डिंगराक कोयला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नामचिक, नामरुक और डिंगराक ये कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बॉम्बे हाई की पहचान, यानी बॉम्बे हाई किस कारण जाना जाता है? कोयले के कारण, हीरा के कारण, पेट्रोलियम के कारण या लोहा के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बॉम्बे हाई है, तो राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हो गया? बॉम्बे हाई भी क्या है? एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉम्बे हाई एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? यानी भारत का कौन सा शहर है जिसे सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? दिल्ली, कानपुर, अजमेर या मुंबई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मुंबई है उसे भारत की सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत में पहले सूती वस्त्र उद्योग पहले कलकत्ता में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया? कलकत्ता में लगाया था, लेकिन वो वहाँ पे सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो असफल हो गया। फिर अगर भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की बात करें, पहली सूती वस्त्र मिल की, तो ये 1854 में कहाँ पे लगी थी? मुंबई में लगी थी। ठीक है, कहाँ पे लगी? मुंबई में लगी थी। और कब लगी थी? 1854 में लगाई गई थी। ठीक है, और किसने लगाई थी? तो एक कवास जी डाबर साहब थे, कवास जी डाबर, उन्होंने भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल लगाई थी 1854 में। ठीक है, और मुंबई में लगाई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। नेपा उद्योग किसके लिए विख्यात है? नेपा उद्योग है ना, वो किसके लिए विख्यात है? प्लास्टिक के लिए, चीनी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, अखबारी कागज के लिए? तो नेपा उद्योग वो अखबारी कागज के कारण प्रसिद्ध है। यानी नेपा मध्य प्रदेश में एक जगह है और वहाँ अखबारी कागज का बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हुए वहाँ पे। तो वो अखबारी कागज के कारण वहाँ पे प्रसिद्धि पूरे देश में ले रखी है उसने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेपा उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाएगी? एक ट्रेन चलाएगी दो देशों के मध्य, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, वो किन दो स्टेशनों के मध्य चलाएगी? कलकत्ता और ढाका, कलकत्ता और लाहौर, कलकत्ता और काठमांडू या कलकत्ता और थिम्पू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री एक्सप्रेस है वो कलकत्ता और ढाका के मध्य चलाएगी। किसके मध्य? कलकत्ता और ढाका के मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, जैसे राजमार्ग होते हैं उसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग भी होते हैं, और ये जलमार्ग नंबर 2 है ना, वो किस राज्य में है ऐसा पूछ रहा है हमसे? महाराष्ट्र में है, केरल में, अरुणाचल में, असम में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो कहां पे है? असम में है। जलमार्ग नंबर 2 कहां पे है? ये असम में है। जलमार्ग नंबर 2,
जलमार्ग नंबर 2 कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो इस ऑप्शन है हमारे 1921, 1931, 1941 या 1951। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2011 की जो जनगणना थी उसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 17.5, 17.6, 17.7 या 17.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, और 17.7, यानी 2011 की जो जनगणना थी 2001 के मुकाबले दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 थी। कितनी थी? 17.7। कितनी थी? 17.7 थी। कितनी थी? 17.7। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? केरल, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? तो कौन सा राज्य है जो स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल वो राज्य है जिसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। यानी केरल वो राज्य है, भारत का राज्य, जिसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एलिजा एम्प्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? एलिजा एम्प्रे है ना, ये शब्द आपने सुना होगा। इनका संबंध किससे है? शिक्षा से है, न्यायिक से है, न्याय से है, साहित्य से है, खेलकूद से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिजा एम्प्रे का संबंध है ना वो न्याय से है। किससे है? न्याय से। क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अनुरूप काम करते हुए 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, है ना। और उसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? इनको एलिजा एम्प्रे साहब को बनाया गया था। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिजा एम्प्रे का संबंध किससे है? न्याय से संबंध है इनका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई, 1936 में की गई, 37 में की गई या 38 में की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 1935 के अनुसार ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी इसके प्रावधान इस अधिनियम में थे, ठीक है, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो हमें पता है जो हमारा संविधान है वो कब बन के तैयार हो गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो इस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उस दिन? 284 ने, 282 ने, 286 ने या 287 ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284 लोगों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए थे? 284 सदस्यों ने। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 सदस्यों ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? जो हैदराबाद रियासत है उसका विलय भारतीय संघ में कब हुआ? नवंबर 48 में हुआ, नवंबर 49 में हुआ, नवंबर 50 में हुआ, नवंबर 1951 में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय नवंबर 1948 में हुआ। कब हुआ था? नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1948 में। कब हुआ? नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी झारखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, उसमें से एक झारखंड भी था। कौन सा था? झारखंड था। कब हुई थी? तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कब हुई? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग, नागरिकों, लोग और नागरिकों दोनों, या फिर न तो लोग का किया है नहीं नागरिकों का किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है
है ना, है ना। तो उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें लोग का प्रयोग भी किया गया है और नागरिकों का प्रयोग भी किया गया है। चलो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार लोग, कहाँ पे लोग का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे नागरिकों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे सामने भारतीय संविधान की जो उद्देश्य है वो आ गई है। तो इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, तो ये लोग आ गया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये नागरिकों भी आ गया। इस प्रकार ये दोनों शब्द शामिल हो गए ना, लोग भी आ गए, नागरिकों भी आ गए। लेकिन हम प्रस्तावना को आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से कई बार प्रश्न आ जाते हैं और ये हमें रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक प्रश्न इससे सीधा सीधा बन जाता है। अगर रटी हुई होगी आपकी तो आप इससे अपना उत्तर है ना वो सही करके आओगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात होगी, 3 प्रकार की न्याय की बात होगी। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता की बात होगी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार ये हमारे सामने संविधान की, भारतीय संविधान की उद्देशिका है और इसे हमें कंठस्थ करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई थी? जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस ये विषय किस सूची के? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, अन्य सूची के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस है ना, ये राज्य सूची के विषय है। किस सूची के? राज्य सूची की। और ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, वहीं से एज इट इज उठाया है इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद से संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है ना, हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं हमें ना, कितने? 6 प्रकार के। उसमें एक लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी क्षमता वाला अधिकार है, उसमें लोक नियोजन के अवसर की क्षमता वाला कॉन्सेप्ट है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी जो अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल 16 है, उसमें लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करी गई है। किसमें करी गई है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करी गई है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया ही है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण जो अपना अनुच्छेद है उनमें से एक है ये। तो ये जीवन जीने के अधिकार से है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, समानता के अधिकार से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित है? वो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, जीवन जीने के अधिकार की बात की गई ना, तो अब देखो मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या एक कंप्लीट सत्य है? नहीं। इसमें थोड़े से देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से तो प्राण से भी अतिक्रमण किया जा सकता है। आपके शरीर को आपके प्राणों से अलग किया जा सकता है। जैसे किसी को मृत्युदंड देते हैं तो उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, बाकी किसी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? एक शब्द है चौथी सत्ता, है ना, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र के लिए, संसद के लिए, न्यायपालिका के लिए, कार्यपालिका के लिए। तो जो चौथी सत्ता है ना, चौथा फिलर, तो वो किसे कहते हैं? प्रेस और समाचार पत्र। यानी ये भी उतनी ही पावरफुल है जितनी हमारी न्यायपालिका है, जितनी हमारी कार्यपालिका है, जितनी हमारी एग्जीक्यूटिव है ना। तो इस प्रकार जो चौथी सत्ता है वो कौन सी है? जो प्रेस है, समाचार पत्र है, मीडिया है, वो है ना, परिवर्तन लाती है। सरकारें परिवर्तित कर देती है। प्रेस और समाचार पत्र इतने ताकतवर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा।
रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? जो रजत चौहान जी है ना, वो कौन सा खेल खेलते हैं? तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजत चौहान वो तीरंदाजी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तीरंदाजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वो मोटेरा है ना, अहमदाबाद में है ना, गुजरात में। दूसरा है मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो अपने जयपुर में है, चौंप गांव में। कहाँ पे है? अपनी जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहां पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? चौंप विलेज में। विलेज कौन सा है? चौंप विलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप जयपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर स्वामी जो कि पैरा तीरंदाज है, श्याम सुंदर स्वामी जी है ना, वो पैरा तीरंदाज है। उनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से, बीकानेर से, अजमेर से, कोटा से है? तो श्याम सुंदर स्वामी जी का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बीकानेर से। श्याम सुंदर स्वामी जी जो पैरा तीरंदाज है, उनका संबंध बीकानेर जिले से है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा 29 मई 2022 को घोषित नए पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पुरस्कार राशि कितने रखी गई है? यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, वो राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे अब, और उसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? 6.5 लाख, 7.5 लाख, 8.5 लाख या 9.5 लाख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जिसे भी नवाजा जाएगा उन्हें 7.5 लाख रुपए तो दिए जाएंगे ही जाएंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स रही थी, यानी आईपीएल 2022 हुआ था गत दिनों, तो उसमें राजस्थान रॉयल्स जीती थी, उपविजेता रही थी, तीसरे नंबर पे रही थी या चौथे नंबर पे रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान रॉयल्स है ना, वो उपविजेता रही थी, है ना, उपविजेता रही थी। और गुजरात टाइटंस ने इसे हराया था। किसने हराया था? गुजरात टाइटंस ने इसे हराया था। हार्दिक पांड्या की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराया था फाइनल में। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या कोटा में? तो एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 याद रह जाएगा, जयपुर में किया गया। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड जो सीनियर वर्ग में वो किसे दिया गया? अनिकेत चौधरी, रमेश लाल, सूरज सिंह, अनिरुद्ध सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा सीनियर वर्ग में मथुरादास माथुर अवार्ड है ना 29 नंबर का, वो अनिकेत चौधरी साहब को दिया गया। किसे दिया गया? अनिकेत चौधरी साहब को 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब किया गया? 29 जुलाई से 5 अक्टूबर, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर, 20 अगस्त से 5 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त से 5 अक्टूबर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक किया गया। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी? जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे 2022 के, उसमें अपने राजस्थान की रैंक क्या थी? 5वें नंबर पे था, 6वें नंबर पे, 7वें पे या 10वें पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान की रैंक क्या थी? 10वें नंबर पे था राजस्थान। कौन से नंबर पे था? 10वें नंबर पे था, 10th नंबर पे था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है, यानी कौन सी है जो शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? जीवन इतिहास विधि, पाठ्यक्रम विधि, प्रयोगात्मक विधि या गाथा वर्णन विधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम विधि। पाठ्यक्रम विधि है ना, वो शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है ना। कौन सी? पाठ्यक्रम विधि। बाकी जीवन इतिहास विधि है, प्रयोगात्मक विधि और गाथा वर्णन विधि भी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक या सहपाठी? जो मुख्य चालक होता है ना अधिगम का, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, बाकी ये गौण हो जाते हैं ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। पावलोक ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया। जो पावलोक साहब ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था ना, उन्होंने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे, चूहे पे, बिल्ली पे या बंदर पे? तो किस पे किया था पावलोक साहब ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग? उन्होंने
कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया? कुत्ता पे प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिगम कैसे होता है? सक्रिय रह के अधिगम होता है, निष्क्रिय रहकर अधिगम होता है, शांत रह कर होता है, या मूक रह के होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अधिगम तो एक्टिव रह के होगा ना। कैसे रह के होगा? अगर अधिगम करना है, सीखना है, तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये मैंडेटरी है। तो अधिगम सक्रिय रहकर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां की गई? प्रथम बाल गृह की स्थापना कब की गई और कहां की गई? ऑस्ट्रेलिया में 1735 में, न्यूयॉर्क में 1887 में, जाम्बिया में 1887, हरारे 1887। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। कब हुई? 1887 में हुई। और कहां पे हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। कहां पे हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, एक पुस्तक है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या नाम है? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट ये पुस्तक है ना, ये किसने रचना की है? इसकी रचना किसने की है? हॉल साहब ने करी है, प्रेयर ने करी है, स्किनर ने करी है, टेन साहब ने करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना टेन साहब ने करी है। किसने करी है? टेन साहब ने करी है। टेन साहब ने। ठीक है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास है ना, किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? तो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है ना, वो किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? सबसे ज्यादा तीव्र प्रदर्शन संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन वो किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। यह कथन है किसका है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। कथन किसका है? रेक्स का है, वॉरेन का है, मन का है, स्किनर का है? तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? समाज द्वारा मान्य गुणों का, अमान्य गुणों का संगठन। ये किसने कहा था? ये रेक्स साहब ने कहा था। रेक्स साहब ने। किसने? रेक्स साहब ने कहा था। किसने कहा था? रेक्स साहब ने। क्या है व्यक्तित्व? समाज के द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन। ठीक है, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्स साहब हो जाएगा। रोरसा शाही डब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? जो रोरसा साहब का शाही डब्बा परीक्षण था ना, वो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत है, प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है? तो रोरसा का जो शाही डब्बा परीक्षण है ना, वो व्यक्तित्व परीक्षण का प्रक्षेपी प्रकार है। किस प्रकार का प्रकार है? प्रक्षेपी प्रकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्रक्षेपी। अगले और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार सामान्य प्रवृत्तियों का नहीं है? सुझाव, संवेग, सहानुभूति या अनुकरण? सामान्य प्रवृत्तियों का नहीं है। सुझाव, संवेग, सहानुभूति और अनुकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संवेग है ना, वो सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। बाकी सुझाव, सहानुभूति और अनुकरण है ना, वो सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पढ़ते रहे और अपने वीडियो को यार शेयर भी कर दो थोड़ा बहुत ना।